हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आयुष उपाध्याय स्वागत करता हूं आप लोगों का जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत और म्यांमार के बीच हो रहे लैंड स्वैप के बारे में और उसका हम लोग संवैधानिक आधार जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए कुछ वक्तव्य हैं, कुछ निर्णय हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और उसका हम लोग ऐतिहासिक वर्णन करेंगे, सीमा विवाद आया कहां से। ठीक है, आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। खबर क्या है, म्यांमार संकट और भारत की सुरक्षा। 1634 किलोमीटर लंबी सीमा की अनसुलझी कहानी, इसलिए हम लोग का टॉपिक है। ठीक है, ये है मैप, ठीक है ना। ये है अपना मैम, ये है इनका म्यांमार और ये है अपना नॉर्थ ईस्ट। ये अपना नॉर्थ ईस्ट से बॉर्डर म्यांमार की टच होती है, ठीक है ना। तो यहीं पे लैंड स्वैप होने की बात हो रही है, ठीक है ना। और हम लोग पहले ऐतिहासिक वर्णन कर लेते हैं कि लैंड स्वैप जो हो रहा है इसका कारण क्या है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों को इतिहास में पढ़ते हैं हम लोग कि 1826 में हुआ था एक यानडूबू संधि। यानडूब संधि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। यानडूब संधि आप लोग ने जाना होगा, जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था उसके बाद जो जो संधि की गई थी वो थी आपकी यानडूब संधि। तो इसी यानडूब संधि से क्या किया गया कि म्यांमार से, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन जो आपके इंडियन ब्रिटिश थे वो लोग जीत गए थे, तो म्यांमार के शासक से उन्होंने संधि की और यहाँ पे म्यांमार को ब्रिटिशों ने अपने अंडर में कर लिया और यहाँ पे अपना एजेंट बैठा लिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये बॉर्डर जो देख रहे हैं आप आज का, इस बॉर्डर को वो डिफाइन किए यानडूब संधि में, ठीक है ना। तो यानडूब संधि में जो बॉर्डर डिसाइड हुआ था वही आज बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है ना। और 1826 की बॉर्डर और आज की बॉर्डर में कई चेंजेस भी हो चुके हैं। नदियों के प्रवाह के रास्ते बदल चुके हैं, कई भूस्खलन होने के नाते वहां की भौगोलिक स्थिति में बदलाव आ चुका है, जिसकी वजह से आज कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक और चीज है, जब 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, और ये भी हम लोग को पता है 1935 तक क्या था कि म्यांमार ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो इंडियन ब्रिटिश भी थे, यहाँ ब्रिटिश थे, तो उतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब 1935 से यह प्रावधान किया गया कि म्यांमार को आजाद किया जाए, उसको एक अलग देश की संज्ञा दी जाए, उसके बाद 1937 में म्यांमार को ऑफिशियली बाहर कर दिया गया ब्रिटिश कॉलोनी से। 1937, ये सब मैं जो बता रहा हूं मैं एग्जाम में वन लाइनर में आते हैं हिस्ट्री क्वेश्चंस के, उसका लोग ध्यान रखिएगा। 1937 में ऑफिशियली म्यांमार को ब्रिटिश छोड़ के चले गए और 1935 भारत शासन अधिनियम के थ्रू, ठीक है ना। तो उसके बाद से क्या होगा, जब म्यांमार आपका आजाद हो गया, ठीक है ना, फिर जब भारत अपना 1947 में आजाद हो गया, तो उसके बाद से दोनों गवर्नमेंट बैठकर लैंड को लेकर हमेशा से बातचीत चलती रही और कई लैंड स्वैप किए गए, वो आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आधार पर किए गए। लेकिन कुछ क्षेत्र अभी बचा हुआ था, मणिपुर का इधर एक क्षेत्र है, यहां से थोड़ा सा लैंड स्वैप बचा हुआ था। यहाँ पे आपका जो है इनका कल्चर है, ये कहते हैं कि नहीं ये मेरा का, भारत कहता है मेरा है, म्यांमार कहता है मेरा है। लेकिन जो भी हो, लैंड स्वैप एक ऐसी तरीके है जिसकी वजह से आने वाले बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो अगर इस बातचीत करके अगर जमीन का आदान प्रदान कर दिया जाए तो उससे अच्छा तरीका कोई नहीं होता, शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है ना। ये तो हो गया ऐतिहासिक वर्णन और न्यूज। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि संवैधानिक आधार क्या है, इसमें हम लोग का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ठीक है। क्योंकि पेपर में क्या है ना कि इसका संवैधानिक आधार पूछेगा, कौन सा आर्टिकल इसमें वर्क कर रहा है, संसद क्या कर सकती है। आइए देखिए, जैसे हम लोग को पता है कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2, सॉरी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 1, इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों में ये अंतर है, आर्टिकल 2 जो है, आप भारत देश में बाहर से कोई क्षेत्र अगर आप अधिग्रहित कर रहे हैं, भारत अगर अपना क्षेत्र किसी को दे रहा है बाहरी देशों को जो कभी भारत का हिस्सा नहीं है, तो वैसे मैटर आपके आएंगे आर्टिकल 2 में, ठीक है। जैसे आपका सिक्किम आया था 1975 में, तो उसमें आर्टिकल 2 के तहत वो लाया गया था, ठीक है ना। और आर्टिकल 3 में क्या है, भारत देश के अंदर अगर कोई आप टूट फूट कर रहे हैं, किसी राज्य का गठन कर रहे हैं, राज्य को तोड़ रहे हैं, तो वो आपका आर्टिकल 3 में आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि जो म्यांमार से जो ये बॉर्डर स्वैप हो रहा है, जमीन स्वैप हो रहा है, ये आपका आर्टिकल 2 के तहत हम लोगों को ये भारत देश के संविधान ने गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया है,
ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। दूसरा क्या क्वेश्चन निकल सकता है, जैसे कि ये प्रावधान किया गया है कि जब भी राज्य को जो टूटा जा रहा है, राज्य को जो बंटवारा किया जाता है, उसकी सीमा का निर्धारण किया जाता है, तो उसके लिए साधारण विधेयक की जरूरत है। उसमें संसद में कॉमन जैसे साधारण विधेयक आता है, उसमें आर्टिकल 368 यानी कि संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन 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 क्या अब क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जो हम लोग जो जमीन दे रहे हैं बाहर म्यांमार को, उधर बीच बांग्लादेश से भी किया गया था हम लोग का 2015 में, तो क्या वो भी हम लोग साधारण बहुमत से कर सकते हैं? तो वो मामला क्या है, जब बेरूबारी केस आप लोगों को पता होगा 1957 में बेरूबारी एक जगह है जिसको लैंड स्वैप किया जा रहा था पाकिस्तान के, उस समय पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है ना। तो उसको लेकर क्या हुआ कि नेहरू जी और वहां के शायद नीनू थे, आई थिंक नूनू थे, नून है ना, नेहरू और नून के बीच समझौता हुआ बेरूबारी क्षेत्र को स्वाइप करने के लिए। बेरूबारी अपने पास था, हम लोग उनको दे रहे थे पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन वो मामला कहां चला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट चला गया तो यहीं से बेरूबारी केस निकल कर आया, जो बेरूबारी केस आप लोग पढ़ते होंगे पॉलिटी में। देखिए पूरा उसका हम लोग उसका ऐतिहासिक वर्णन कर रहे हैं, अरे वो संवैधानिक वर्णन। बेरूबारी केस आर्टिकल आप बोलिए ईयर कौन सा था, ईयर था आपका 1960। तो बेरूबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना वक्तव्य दिया कि अगर हम भारत देश अगर अपनी जमीन किसी और को दे रहा है तो उसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। और अगर आप राज्य के अंदर अगर आप टूट फूट कर रहे हैं तो वो साधारण विधेयक है, लेकिन अगर आप अपना जमीन किसी को दे रहे हैं तो वो संविधान संशोधन जरूरी है। तो बेरूबारी केस आपका एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। फिर क्या किया, फिर नेहरू जी ने बेरूबारी संशोधन विधेयक लेकर आए, हाँ संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए 1960 में, और उसके बाद से बेरूबारी जमीन पूर्वी पाकिस्तान को दी गई और उसको फिर अनुसूची 9 में रखकर बेरूबारी को सौंपा गया, ठीक है ना। तो ये पूरा केस निकल कर आया। तो बेरूबारी केस से आप याद रखिए, क्योंकि बेरूबारी से क्या किया गया कि अगर आप जमीन किसी और को दे रहे हैं, भारत देश किसी और को देगा, तो वो संविधान संशोधन करना मस्ट है, आर्टिकल 368 उसमें लागू होगा, ठीक है ना। फिर आपको निकल के आया वो वाला केस, गुजराती थे एक मगन भाई निकल कर आए, मगन भाई केस वर्सेस भारत सरकार। हाँ, मगन भाई केस वर्सेस भारत सरकार, ये था आपका 1968, ठीक है ना। तो जब मगन भाई और वर्सेस भारत सरकार के द्वारा जो केस निकल कर आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कंफर्म कर दिया कि अगर जमीन दी जा रही है, अगर जमीन दी जाए तो संशोधन जरूरी है, ठीक है ना। अगर जमीन भारत अगर जमीन दे रहा है तो संविधान संशोधन होगा, और अगर भारत जमीन ले रहा है तो वो साधारण विधेयक से ले लेगा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, यहां पे क्वेश्चन जो है फंस सकता है। अगर हम जमीन ले रहे हैं दूसरे देश से तो हमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है, और अगर हम जमीन दे रहे हैं तो संशोधन की आवश्यकता है, तब उसमें संविधान संशोधन होगा, ठीक है ना। ये आप एकदम माइनर चीजें इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं इसमें, ठीक है ना, ऐसे ही इसमें फंसते हैं, ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है पूरा उसका संवैधानिक आधार, और पूरा जो है इसमें ऐतिहासिक मैंने आपको बता दिया, यानडूब की संधि उसका ऐतिहासिक वर्णन था, और संविधान के थ्रू और सुप्रीम कोर्ट के किस वक्तव्य के थ्रू ऐसा हो रहा है। तो 2015 में जो अभी बांग्लादेश से जो समझौता किया गया जमीन का, एनडीए गवर्नमेंट आ गई थी, तो उसमें 100वां संविधान संशोधन हम लोग लागू किए थे। आप लोग पढ़े होंगे 100वां संविधान संशोधन, भारत बांग्लादेश के बीच जो जमीन स्वैप हुई थी उसके लिए 100वां संशोधन किया गया। तो उसका क्या आधार था, वही जो मैंने अभी आपको वर्णन किया, वहां से फिर इनको संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप जमीन दे रहे हो तो साधारण विधेयक से आपको उसे करना पड़ेगा, ठीक है। राज्यों के बारे में अगर बात किया जाए आर्टिकल 3 में, तो हम लोग 3 प्रकार के संघ होते हैं। क्या संघ होते हैं? पहला संघ क्या होता है? पहला संघ होता है कि जो आपका यूएसए है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। नहीं समझे? देखिए ये एक संघ है,
ये संघ कई राज्यों से मिलके बनता है। जैसे यूएसए आपका 50 राज्यों से मिलके बना है। यूएसए 50 राज्य मिलके एक पूरा संघ बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसीलिए वो लोग लगाते हैं द। ठीक है, जैसे ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मान ली कि अविनाशी राज्य, इनको आप जो राज्य बने हैं उनके अंदर, उनको आप तोड़ नहीं सकते। उनमें जो कैलिफोर्निया उनका स्टेट है उसको आप तोड़ नहीं सकते, ना केंद्र सरकार तोड़ सकती है, ना वहां की राज्य सरकार तोड़ सकती है। न्यूयॉर्क जो उनका स्टेट है उसको आप तोड़ नहीं सकते। वॉशिंगटन डीसी तोड़ नहीं सकते आप। शिकागो तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। राज्य नहीं टूट सकता। अपने यहाँ झारखंड को, तो अपने यहाँ यूपी को तोड़ के उत्तराखंड बना दिए, लेकिन वैसा वहां पे नहीं होगा। इसलिए वो अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ। यूएसए से वो लोग बाहर भी नहीं निकल सकते, यूएसए को तोड़ा भी नहीं जा सकता, यूएसए से वो लोग बाहर भी नहीं निकल सकते। यानी कि जो पूरा संघ है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी नहीं टूट सकता। तो ऐसे संघ को बोलते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। और एक होता है आपका विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये अपना भारत है। भारत में जैसे कि अविनाशी राज्य, यानी कि राज्य तो टूट सकते हैं, यूपी टूट के उत्तराखंड बन सकता है, बिहार टूट के झारखंड बन सकता है, आंध्र प्रदेश टूट के तेलंगाना बन सकता है, ठीक है ना, ये सब हो सकता है। लेकिन भारत देश से वो बाहर नहीं निकल सकते, अलग देश नहीं बन सकते। यानी कि संघ नहीं टूट सकता। संघ के अंदर आप लोग मार काट करिए, मतलब कि टूटिए, अलग अलग राज्य बनिए, अपनी अपनी डिमांड रखिए, लेकिन आप देश से बाहर नहीं निकल सकते। यानी कि संघ तो आपका है अविनाशी, पर संघ है आपका विनाशी। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये हो गया अपना भारत। ठीक है, तो भारत कैसा संघ है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। और एक आपका संघ होता है विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यानी कि उसके अंदर के राज्य भी टूट सकते हैं, वो पूरा संघ भी टूट सकता है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका था यूएसएसआर, सोवियत संघ, यूएसएसआर, जो आपका टूट चुका है। क्यों? क्योंकि वो विनाशी राज्यों का विनाशी संघ था, इसलिए वो टूट चुका है। जैसे उसमें कौन था? यूक्रेन था। आपके सारे जो आपके वो थे, आपके इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, है ना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब पहले उसी के पार्ट थे। वो लोग टूट गए, जैसे जैसे बाहर निकलते चले गए, तो यूएसएसआर संघ भी अपना टूट गया। तो उसी को बोला जाता है विनाशी संघों का विनाशी राज्यों का विनाशी संघ यूएसएसआर, और विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भारत, और अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ अपना यूएसए। ठीक है ना, ये सिस्टम है पूरा। तो ये आपका आता है आर्टिकल 3 के तहत। ये अपना वर्क हम लोग कर सकते हैं। अपने राज्यों में टूट फूट होती है, वो आर्टिकल 3 के तहत आता है। और बाहर की अगर हम लोग जमीन आदान प्रदान कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आता है। जो हम लोग का सिक्किम है, सिक्किम को हम लोग आर्टिकल 2 से अंदर लिए, फिर अगर अब हमें सिक्किम को तोड़ना है तो आर्टिकल 3 का उपयोग करके तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा संवैधानिक का पूरा उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, संवैधानिक। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर में। मुद्दा क्या है? देखिए, ये म्यांमार का बॉर्डर है, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, यहीं से थोड़ा सा लैंड को जो है सौंप किया जा रहा है। बहुत बड़ी जमीन नहीं दी जा रही है, लगभग 200-250 किलोमीटर की जमीन है, उसी जमीन का आदान प्रदान किया जा रहा है। ओके, तो ये आप देख लीजिए। 2021 में वहां पे क्या हुआ? तख्तापलट हो गया था। वहां की सरकार को क्या बोलते हैं? जुंटा गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या हुआ था? जैसे कि म्यांमार में जो है जुंटा गवर्नमेंट आ गई थी, लेकिन जो आपके ये मणिपुर बॉर्डर है, यानी कि अपने भारत के बॉर्डर के आसपास जो आपका ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है ना, विद्रोही गुट खड़े हो गए थे, जो वहां की सैनिक गवर्नमेंट को मानते नहीं है। ठीक है ना, तो उससे क्या होगी, रेखाइन प्रांत पे, ये सब अपना बॉर्डर का एरिया है। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे हमला करके यहीं पे आके चले जाते थे। तो उसकी वजह से क्या है ना, म्यांमार और भारत के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनी होती थी प्रशासनिक स्तर पर, कि आप हमारे विद्रोहियों को लौटाइए, क्योंकि बॉर्डर पे विद्रोही थे। जब उनको सैनिक पकड़ रहे हैं तो भारत में घुस जाए, तो क्या कुछ ऐसी लैंड मार्किंग नहीं हो पा रही थी अच्छे से। इसी वजह से क्या हुआ कि वो जमीन में क्या है ना, कि सीमा वहां की अभी निर्धारित नहीं थी उस क्षेत्र की। तो उसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए कि आतंकवादी घटनाएं ना बढ़ जाएं, अपने मणिपुर में शांति बनी रहे, मिजोरम में शांति बनी रहे, इस वजह से ये लैंड को आदान प्रदान किया जा रहा है। भैया आप वो जमीन आप लेके चले जाओ, आप अपना उसे गमन करो, जो करना है करो, अब मुझसे झंझट छुटकारा मुझे दे दो। ये कहने का सेंस पूरा भारत का है। ठीक है ना, ये पूरा मुद्दा है। ठीक है, अब वहां पर देखिए क्या है सीमा की अगर बात किया जाए तो 520 किलोमीटर दुर्गम वन क्षेत्र, विरल आबादी इस एरिया में रहती है। सीमा के आर पार गहरे जातीय पारिवारिक संबंध बने हुए हैं, बड़े जटिलता भी है ना।
क्या है कि जो आपकी एथनिसिटी वहां रहती है, अंग्रेजों ने क्या किया, यानडूब संधि से भाई अपने फायदे के हिसाब से अपना बॉर्डर खींच दिया, लेकिन जो वहां की जनजाति रहती है, ट्राइबल्स रहते हैं, उनके बीच संबंध होता है। आप ही एक गांव से आप बॉर्डर निकाल दिए, एक गांव आपका दो भागों में बट गया, तो किसी की रिश्तेदारी इधर है, किसी की इधर है, तो उससे क्या होना कि एक जटिलता आ गई, जाति पारिवारिक संबंध में टूट आ गई, लेकिन आज ही बने हुए हैं। और केवल 10 किलोमीटर में बाढ़ सीमांकन विवाद के लिए, यानी क्या है ना कि 398 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, वहां खाली 10 किलोमीटर खाली बाढ़ की गई है, उसके बाद खुला है, नाला है, ठीक है ना, जंगल है, बहुत बड़े बड़े वहां पे गड्ढे हैं जहां पे आप बाढ़ नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब बहुत दिक्कतें हैं वहां पे, ठीक है ना। तो ये सब उसी को दूर करने के लिए जमीन ही पकड़ा दो किसी को, उसके अच्छा आप निकल लो भाग। एक गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल आप लोग जानते होंगे, एक होता है गोल्डन ट्राइंगल, वो उसमें आपका म्यांमार, थाईलैंड और आपका लाओस है। ये देखिए, ये आपका म्यांमार है, ठीक है ना, ये आपका लाओस है, ये आपका थाईलैंड है। तो इन सबको मिला के जो ये ट्राइंगल आप दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। इसमें क्या होता है कि यहाँ से ड्रग्स की सप्लाई होती है, यहाँ पे अफीम की खेती होती है, ड्रग्स होता है, हेरोइन की ज्यादा यहाँ पे तस्करी की जाती है। तो यहाँ पे ना ये बहुत फेमस है इस चीज के लिए। तो यहाँ से ये जो है ना अपने नॉर्थ ईस्ट के थ्रू घुसते थे, उसी बॉर्डर से जहाँ पे फेंसिंग में नहीं थी, फिर पूरे अपने नॉर्थ ईस्ट में वही ड्रग्स और हीरोइन की सप्लाई होती थी जो इलीगल तरीके से होता था। तो ये सब समस्याएं निकल कर रही थी, इस वजह से ये सब चीज किया जा रहा है, ठीक है ना। आइए, अब फ्री मूवमेंट भी होता है, FRA, वो होता है हम लोग का ना, क्या कहते हैं उसको, फ्री मूवमेंट रिजीम, FMR। FMR क्या होता है, वही मैंने बोला, जब भाई जनजाति है कि सब कुछ है, तो भाई वहां भी उनके एथनिसिटी वाले लोग हैं, तो एक छूट दी गई है कि आप लोग इधर उधर आप लोग जा सकते हैं, उसी को बोला जाता है FMR, फ्री मूवमेंट रिजीम इसको बोला जाता है। ओके, तो वो सब समस्याएं इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, ये FMR के सिस्टम को बंद कर दिया। इससे क्या होता है कि कुछ लोग आते जाते थे जो इलीगल कार्य करते थे, और इसी FMR के ही ज्यादा यूज से इलीगल तरीके से ड्रग्स और हीरोइन की सप्लाई हुआ करती थी, ठीक है ना। तो वही सांस्कृतिक साझापन, व्यापारिक आदान प्रदान, ऐतिहासिक और पारिवारिक संबंध का बहाना लेकर इलीगल ड्रग्स और वेपन्स की, हथियार की भी जो है वो भारत में एंट्री होती थी FMR के थ्रू। इस वजह से इसको बंद करने की बात की गई और जो बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, FMR खुली सीमा और मुक्त आवाजाही होती थी। यहाँ पे क्या आप पढ़े होंगे, असम राइफल्स हुआ करती थी, यहाँ पे केवल 10 किलोमीटर तक फेंसिंग होती। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, FMR को समाप्त कर दिया गया है, 2024 में रद्द कर दिया गया है, और अब 10 किलोमीटर रेडियस के लिए बॉर्डर पास अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे आप बॉर्डर के पास, आपको बॉर्डर जाना है तो 10 किलोमीटर पहले ही आपको कहा जाएगा आप पहले बॉर्डर पास बनवाइए। उससे क्या होगा कि आप कौन है, आप कहाँ से आए, आपका आधार कार्ड क्या है, सब लिखित बॉर्डर में होगा। कल को कोई घटना घटी तो आपको पकड़ा जाएगा। तो आपको पास बनाकर अब आपको बॉर्डर के उस पार इस पर जाना पड़ेगा। अब आपके पास फ्री मूवमेंट वाला सिस्टम नहीं है, आपको जाना है आपकी जनजाति से मिलने, आपको जाना है उधर म्यांमार के अपने परिवार से मिलने, जाइए, कौन रोका है, बस एक पास बना के जाइए। पहले की तरह ऐसे झोला उठाए चल दिए, वो सिस्टम खत्म हो गया है। अब आपको पास बनवाना पड़ेगा, अपना पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सिस्टम कर दिया गया, जो 10 किलोमीटर तक है। और स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम की गई है, पूरा GPS ट्रैकिंग लगाई जाएगी, पूरा उसको फेंसिंग की जाएगी, कांटेदार, उसमें बिजली डाली जाएगी उस फेंसिंग में, पूरा मतलब स्मार्ट तरीके से किया जाएगा। कैमरे के साथ 100% उसमें कैमरे की निगरानी होगी, AI कैमरा लगाया जाएगा। अब BSF की तैनाती कर दी गई है, असम राइफल्स की भी है, और साथ में BSF की तैनाती कर दी गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी, ठीक है ना। तो पोस्ट कूप में ये बदलाव आया है, कब, जब से म्यांमार में कू हो गया है, उसके बाद से हम लोग अपनी म्यांमार की सीमा को और मजबूत कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि जब कोई क्षेत्र आपका वो होता है ना, आपका जब अशांत होता है, तो वहां के लोग क्या होता है कि अगल बगल पड़ोसी देशों वहां पे इन्फिल्ट्रेट करने लोग आ जाते हैं, घुसपैठिया घुसना शुरू कर देते हैं अपने लाभ के लिए, कुछ इलीगल व्यापार करने के लिए, क्योंकि उनके देश में है आपके अशांति। तो उसी अशांति की वजह से वो लोग दूसरे देश में घुसना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा पोस्ट कू, मतलब कि कू के बाद जो हम लोग निर्णय लिए, ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए, विरोध के सुर भी निकल रहे हैं भाई। एक है आपका यूनाइटेड नागा काउंसिल, UNC की मांगे क्या है कि हम भाई जमीन नहीं देंगे, FMR को आप बहाली करिए। ये लोग क्या है कि लोग एक ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात चल रही है, यानी कि नागालैंड जो है उसमें से मणिपुर के कुछ क्षेत्र है ना, असम में कुछ क्षेत्र तोड़ के ग्रेटर नागालैंड की बात कर रही है। तो ये लोग क्या है कि विद्रोही ग्रुप है, तो इन लोगों को क्या, ये लोग तो FMR की बहाली की मांग करेंगे, क्योंकि इन लोगों का अपना इलीगल व्यापार होता था, इससे इन लोगों को हथियार मिलता था इससे। तो इसकी वजह से क्या है ना कि इन लोगों के ऊपर नकेल कसी गई है, जिसकी वजह से इन लोगों को दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। और यही सब है। और आपका बात किया जाए तो एक और ग्रुप है आपका बना कर रहा है, पिलर 65 से लेकर पिलर 68।
यही वाला एरिया है। पिलर 65 68 आप लोग खूब सुने होंगे न्यूज में, है ना। तो वही पिलर 65 से पिलर 68 के बीच का जो आपका एरिया है, ये 250 किलोमीटर का, इसी में जो है आपका ये सब हो रहा है। ओके, अब मणिपुर एक है आपका COMI मैतेई संगठन है, इसने भी विरोध किया है कि मणिपुर की हम लोग कोई सीमा नहीं देंगे, लेकिन इन लोग कहने से कुछ नहीं होता है, पूरा उसमें केंद्र सरकार ही जो निर्णय लेगी वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान संशोधन करके वो लोग कर सकते हैं, जो हो जाएगा, बहुत बड़ी इसमें समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। यही है आज का लेक्चर, वही है, आप जान ही रहे हैं सब कुछ। यही है लेक्चर, संतुलन की आवश्यकता है, ऐतिहासिक जनजाति संबंध, FMR, राष्ट्रीय सुरक्षा, ड्रग्स, कूटनीति, भूमि समझौता। तो वही है, या फिर आप राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान दीजिए या फिर आप घरेलू राजनीति को तवज्जो दे दीजिए, दोनों में से किसी एक चीज को आपको महत्व देना है। और राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए, जो है भी। और अगर थोड़ी सी जमीन देकर अगर हम लोग ड्रग्स जैसी इनलीगल चीजों से बच सकते हैं, आतंकवादी घटनाओं से बच सकते हैं, ग्रेटर नागालैंड जैसे उपद्रवी संगठनों को हम लोग नकेल कर सकते हैं, तो जमीन देने में कोई दिक्कत नहीं है, और संविधान संशोधन करके इसको दिया जा सकता है, जो जनता के सामने ही होगा, हम लोग से छुपा कर भी कार्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आज का लेक्चर था, बताइएगा कैसा लगा। और आपको मैंने संवैधानिक और ऐतिहासिक वर्णन जो किया है, उसी में से क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, दिस इज आशुपद साइनिंग ऑफ।